आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विज्ञान हिंदी मीडियम का साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो कि है प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में, फिर प्रकाश के कुछ गुण देखेंगे और आज के चैप्टर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। उसके बाद दर्पण और दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का मीनिंग क्या होता है। प्रकाश क्या है? तो बेटा प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करता है। उस ऊर्जा को हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं, आइए समझते हैं। तो सपोज ये कोई व्यक्ति है और इस पर जब प्रकाश पड़ता है, तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे कि ये वस्तु हम लोग देख पाते हैं। तो हमने समझा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। जैसे किसी भी स्रोत से प्रकाश चलेगा तो वो सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो ये बात आती है कि प्रकाश के स्रोत क्या है, कि प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत, तो एक तो स्रोत हो गया जो प्राकृतिक स्रोत है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हमारे पास है सूर्य। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि हमें दिन में प्राप्त होता है। तो दिन में हम लोग क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत हो गया और दूसरा स्रोत हो गया कृत्रिम स्रोत। अब बात है कृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल स्रोत कैसे हो गए? जो मैन मेड होते हैं, जो आदमी बनाता है, जो इंसान बनाते हैं, उनको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, जैसे आपने देखा एलईडी हो गया, जैसे दिया हो गया, है ना, जैसे कैंडल हो गई। तो ये सारे कृत्रिम स्रोत हैं। तो हम लोग किसी भी स्रोत से जो भी प्रकाश आता है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक ऐसा माध्यम हुआ जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। अभी प्रकाश के जब गुण की बात करेंगे तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का गुण सबसे पहला परावर्तन। अभी आज देखेंगे कि परावर्तन क्या होता है। एक प्रकाश का गुण होता है अपवर्तन, वो भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक गुण होता है प्रकाश का विवर्तन, ये आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रकाश का गुण होता है व्यतिकरण। इसी प्रकार प्रकाश का गुण होता है प्रकाश का ध्रुवण, और बहुत सारे गुण प्रकाश के होते हैं। तो यहां पर बच्चा आप लोग पढ़ोगे एक तो परावर्तन और एक अपवर्तन। तो हम लोग क्लास 10th में दो गुण इनके स्टडी करेंगे प्रकाश के। तो पहला तो हो जाएगा परावर्तन और दूसरा हो जाएगा अपवर्तन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे परावर्तन आज के चैप्टर में, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अपवर्तन। तो आपको समझ में आया प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के दो प्रमुख गुण हम लोग यहां पढ़ेंगे। कौन कौन से? परावर्तन और अपवर्तन। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का जो पूरा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है। अगर देखो प्रकाश जब चलता है ना
तो रास्ते में अगर इसको कोई पारदर्शी माध्यम मिलता है तो ये क्या करता है, प्रकाश उस पारदर्शी माध्यम को पार करके उस पार चला जाता है। किंतु अगर अपारदर्शी माध्यम मिले तो क्या होगा, तो प्रकाश उस अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता है और उसकी विपरीत साइड में प्रकाश नहीं पहुंच पाता और वहां पर एक छाया बन जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की छाया। और प्रकाश जिस रेखा में चलता है उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि अगर हम लोग प्रकाश के मार्ग में कोई एक ऐसा माध्यम रख दें अपारदर्शी, जिसमें वेल पॉलिश्ड कर दी गई हो दूसरे साइड में, तो क्या होगा कि अपारदर्शी माध्यम होगा और जो भी प्रकाश इसमें टकराएगा वो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगा बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो प्रकाश की यह घटना, जो यह गुण होता है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या हुआ कि किसी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण आई और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली गई। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण है, अब देखो ये किरण आकर के इस माध्यम पर गिर रही है, तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम बेटा क्या है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में भी आप याद रखोगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी रे हो गई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आकर पतित होती है, गिरती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण वापस चली जाती है उसी माध्यम में, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको समझ में आया बेटा, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। जो किरण माध्यम में आकर टकराती है पृष्ठ से, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो उसी माध्यम में टकराकर वापस चली जाए उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आप बताओ बेटा, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर आपतित किरण आकर के उस पृष्ठ पर टकराती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब ये जो आपतन बिंदु है, अगर इस पर हम लोग एक लंब खींचें, इस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींचें, तो इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो ये होता है अभिलंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो मतलब आप समझे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और अगर आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचो तो उस रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए जो कि परावर्तन को शो करते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो बेटा परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो पहले यह समझते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होते क्या हैं। तो देखिए, ये है अभिलंब, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बने उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और देखो, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बने उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आया, उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या हो गया, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बने उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण
और अभिलंब के बीच कोण बने उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है मेरे बेटा? पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोई भी माध्यम हो, कैसा भी दर्पण हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होगा अगर परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम भी बहुत इजी है। क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो समझ में आया दूसरा कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा? इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपको समझ में आया प्रथम नियम क्या हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहां से हमने क्या समझा? हमने समझा प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की एक घटना समझी, उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन। बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है? उच्च कोटि की पॉलिश द्वारा तैयार किया गया पृष्ठ। एक पृष्ठ लें और इसकी दूसरी साइड में हम लोग उच्च कोटि की पॉलिश कर दें, तो अभी इसमें क्या होगा? इस पॉलिश करने से लगभग सारा प्रकाश जो है वो इससे टकराएगा और इसी माध्यम में वापस आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिल्वर की पॉलिश करते हैं, एजी की, और इसके ऊपर फिर जिंक की लेयर लगा देते हैं। किसकी लेयर लगा देते हैं? पहले सिल्वर की पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर हम लोग जिंक की एक लेयर लगा देते हैं। तो क्या होता है? ये पृष्ठ ऐसा बन जाता है कि इस पर जो भी प्रकाश गिरता है वो इसी माध्यम में प्रकाश को वापस भेज देता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण में क्या हुआ कि जिस साइड से प्रकाश आ रहा होता है, जैसे ये साइड है, अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति से प्रकाश जाएगा दर्पण पे और टकरा के क्या होगा कि प्रकाश वापस आएगा। तो जो भी किरणें जा रही हैं प्रकाश की वो इस तरफ से जा रही हैं, तो इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? वह पृष्ठ जिस साइड से प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहला हम लोगों ने समझा दर्पण क्या होता है, और परावर्तक पृष्ठ के हिसाब से दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग समतल दर्पण, अर्थात समतल को प्लेन और दर्पण को आप जानते हो मिरर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। देखो बिल्कुल एक तल में है, समतल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। इसको हम लोग यूज करते हैं रोज, है ना, अपना चेहरा देखने के लिए। दूसरा दर्पण होता है कि जिसका पृष्ठ गोली हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोले का आप जानते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मतलब जिसका पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, है ना, गोले का एक भाग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय पृष्ठ। अब गोलीय पृष्ठ देखो, गोले का कोई भाग, तो सपोज ये कांच का गोला ले लिया और आप इसका एक भाग ले लो।
आपने इसका एक भाग काट दिया। तो देखो ये भाग किसका है, गोली का। तो परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा हुआ, गोलीय हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब इसमें बात आती है कि पॉलिश किधर करोगे। अब भाई इसमें तो पॉलिश इधर करो या इधर करो, वो समतल ही रहेगा, तो समतल दर्पण हो जाएगा। यहां पर क्या है, अगर पॉलिश आपने इस साइड कर दी तो परावर्तक पृष्ठ ये हो जाएगा, और अगर पॉलिश इस साइड कर दी तो परावर्तक पृष्ठ इस साइड हो जाएगा। तो मतलब पॉलिश के हिसाब से ये दो प्रकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक में देखो पॉलिश क्या किया, धसे हुए भाग में पॉलिश करी, जो धसा हुआ भाग है उसमें पॉलिश कर दी, और दूसरे में हमने क्या किया कि जो इसका उभरा हुआ भाग है, देखो यहां पर जो धसा हुआ भाग है वहां पर पॉलिश की है, और जबकि इसमें उभरे हुए भाग में पॉलिश की है। तो अगर धसे हुए भाग में पॉलिश करते हो तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया कि अगर धसे हुए भाग में पॉलिश हो तो आप क्या कहते हो, उत्तल दर्पण, और उभरे हुए भाग में पॉलिश हो तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो बेटा आपको समझ में आया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल और गोली। तो समतल में ही पॉलिश हो जाएगी। गोली में क्या होगा कि गोला भाग में अंदर वाले भाग में पॉलिश है कि बाहर वाले भाग में पॉलिश है। अगर अंदर वाले भाग में पॉलिश है तो चेहरा आप उभरे हुए तरफ से देखोगे, और अगर उभरे हुए भाग में पॉलिश है तो चेहरा आप धसे हुए भाग से देखोगे। तो एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि दर्पण दो प्रकार के हुए, समतल और गोलीय। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब भी आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आप सैलून जाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण हर घर में होता है, तो समतल दर्पण के गुण जानने हमें अति आवश्यक है। समतल दर्पण बेटा क्या होता है कि इसमें दूसरे भाग में एक पॉलिश कर दी जाती है। किसकी पॉलिश कर दी है, मैंने बताई सिल्वर और जिंक की। तो इससे क्या होता है कि इस पर जो भी प्रकाश आपतित होता है वो इसी दिशा में परावर्तित कर देता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, बिल्कुल समतल है, प्लेन है। तो इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर इमेज कैसे बनती है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सपोज यहां पर एक वस्तु रखी है, और वस्तु कौन सी है बेटा, ए और बी। तो अभी ए से एक प्रकाश किरण गई, तो देखो ए से प्रकाश किरण गई और दर्पण पर लंबवत टकराई। लंबवत का मतलब कोई भी कोण नहीं बनाया, आपतन कोण क्या हो गया, 0। तो परावर्तित किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आएगी। तो देखो प्रकाश किरण सीधी गई और वापस आ गई, है ना। दूसरी किरण कुछ एंगल बनाते हुए गई, सपोज ये देखो यहां पर ये एंगल बनाया इसने, कितने का बनाया, आई का। तो वही एंगल बनाते हुए ये वापस भी लौट आएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण तो बेटा ये चली गई और दूसरी ये चली गई। तो अच्छा बताओ, क्या ये किरण और ये किरण कभी आपस में मिल पाएगी, नहीं, ये कभी भी आपस में नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहां से आ रही है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर दोनों किरणों को आप पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो ए बिंदु है इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ए डैश पर बन जाएगा। ऐसे ही बी की बात करते हैं बेटा। तो बी से देखो भी एक किरण गई, अब बी से एक किरण गई तो वो सीधे गई। तो जिस मार्ग जब परपेंडिकुलर टकराती है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत टकराती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये देखो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। अब अगर कुछ कोण बनाते हुए टकराई, तो सपोज ये प्रकाश की किरण कुछ कोण बनाते हुए इस बिंदु से टकराई, तो भाई जितने कोण बनाते हुए टकराएगी उतने कोण से ही ये वापस लौट जाएगी। तो अगर ये I1 होगा तो ये I1 होगा। अब देखो एक तो प्रकाश की किरण ये वाली और दूसरी ये वाली, क्या कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां से क्या होता है कि ए का प्रतिबिंब ए डैश पर और बी का प्रतिबिंब बी डैश पर बन जाता है, और यहां पर
इस टाइप का हमें एक प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर आपने देखा कि रेखाएं वास्तविकता में काटती नहीं है। जो प्रतिबिंब रेखाएं हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वास्तविकता में काटती नहीं है, किंतु हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वस्तु है उसे बिंब कहते हैं। वस्तु को बिंब कहते हैं और जो हमें दर्पण में दिखता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं कि वस्तु दर्पण से जितनी दूर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता है। तो जितनी दूर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि जितना बड़ा वस्तु होती है, जितना बड़ा बिंब होता है, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। तो ये हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आइए समझते हैं कि अगर समतल दर्पण से हम अपनी पूरी इमेज देखें, हम अपना पूरा चेहरा समतल दर्पण से देखना चाहते हैं, तो हमें कितना बड़ा दर्पण चाहिए होगा? क्या छोटे से दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं? कभी आपने ट्राई किया है? आप एक छोटे से दर्पण में ट्राई कीजिएगा अपना पूरा प्रतिबिंब देखने का, और आप वो प्रतिबिंब अपना नहीं देख पाएंगे। तो सपोज ये एक दर्पण हो गया, ये एक दर्पण रखा हुआ है, और ये एक वस्तु है, ये हम खड़े हुए हैं, और लेंथ क्या है? A से B। ये हम लोग का सर है और ये पैर है। तो अभी हम लोग अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहें इस दर्पण से, तो हम क्या करेंगे? हमने बताया था कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेखाएं चाहिए होती हैं। तो एक तो रेखा देखो दर्पण पर लंबवत टकराएगी, और जब लंबवत टकराएगी तो ये अपने उसी मार्ग में क्या होगा? वापस लौट जाएगी। दूसरा, आप सपोज आपको अपना बॉटम देखना है, अपने पैर का अंगूठा देखना है, तो आप क्या करेंगे कि पैर के अंगूठे से निकलने वाली किरणें अगर आपकी आंखों में पहुंच जाएंगी तो आपको पैर का अंगूठा दिख जाएगा। अब भैया ये प्रकार पैर का जो अंगूठा है, इससे निकलने वाली किरण आपकी आंखों में पहुंचनी चाहिए। तो कैसे पहुंचेगी? ये यहाँ पर टकराएगी और टकरा कर ये आपकी आंखों में प्रवेश कर जाएगी, और हम लोगों को ये प्रकाश की किरण दिखाई पड़ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ए का प्रतिबिंब आपको कहां दिखाई देगा? A' पर। और पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए देखो, आपका पैर का अंगूठा देखने के लिए प्रकाश की किरण यहां पर टकराई है, आधे पे टकराई है। अगर हम लोग इसको बीच में डिवाइड करें तो हम लोग देखेंगे कि जितना आपतन कोण, परावर्तन कोण जानते हैं, ये आई होगा, तो ये भी आई होगा। अगर ये दो त्रिभुज देखें तो ये दूरी, ये और ये ट्रायंगल एक जैसे हो जाएंगे। तो अगर ये पूरी हाइट h है, हमने अपनी पूरी हाइट h मान ली, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट h/2 हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, अपनी पूरी लंबाई अगर हम लोगों को देखनी है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की लंबाई अपने से आधी होनी चाहिए। तो अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है तो समतल दर्पण की लंबाई अपनी लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गोले का एक भाग ले लीजिए। तो ये एक गोला है और इस गोले का हमने एक भाग ले लिया। अब इसमें पॉलिशिंग करनी है। अगर आपने धसे हुए भाग में पॉलिश कर दी तो इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तल दर्पण। और अगर आपने उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी तो जो परावर्तक पृष्ठ हो गया वो कैसा हो गया? धसा हुआ हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो दर्पण बेटा दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें धसे हुए भाग में पॉलिश होती है, और अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है। ठीक है। अब इससे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग देखते हैं, कुछ टर्म जो दर्पण में यूज होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? तो अगर कोई भी आप गोलीय दर्पण ले लें, कोई भी गोलीय दर्पण ले लें, तो इस दर्पण का
जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो मध्य बिंदु हो गया, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। फिर हम लोग बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दर्पण है वो एक गोले का भाग है और इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा। तो सपोज ये इसका केंद्र है C, तो इस गोले का जो केंद्र होता है, इस वक्र का जो केंद्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र। तो केंद्र को सेंटर कहते हैं इसलिए इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आप कैपिटल आर मतलब रेडियस, तो इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी क्या हुई बेटा, वक्रता त्रिज्या हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखो ये हो गया पोल ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस की। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस क्या होता है आइए समझते हैं। तो सपोज हम लोग एक उत्तल दर्पण लेते हैं और उत्तल दर्पण में ये परावर्तक पृष्ठ है और यहां से प्रकाश किरणें हम लोग आपतित करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रकाश किरणें दर्पण पे पड़ेंगी तो ये क्या होगा, अपने मार्ग में वापस लौट आएंगी। जैसा कि आपको परावर्तन में पता है कि जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। ये भी प्रकाश किरण डाला तो ये भी उसी माध्यम में वापस आ गया। एक फिर समांतर रेखा खींची, ये भी उसी माध्यम में वापस आ गई। तो जो भी रेखाएं हम भेज रहे हैं वो उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। अगर आप इन रेखाओं को पीछे की तरफ ले जाएं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारी रेखाएं इस बिंदु से होकर जा रही हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारी रेखाएं इस बिंदु से ही निकल रही हैं और इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो धंसा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है और उभरे भाग में पॉलिश होती है। तो यहां पर अगर आप समांतर किरणें डालें तो ये इस तरह से वापस आ जाएंगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएंगी। दूसरी समांतर किरण डालें तो ये भी उसी माध्यम में वापस आएंगी। तो देखेंगे कि जो भी प्रकाश की किरणें हम लोग डाल रहे हैं इस दर्पण के ऊपर, ये सारी की सारी वापस आ रही हैं और इस केंद्र पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, संकुचित हो रही हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो फोकस आपको समझ में आया क्या होता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो भी किरणें गई वो वापस फोकस पे मिलती हैं, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब भी किरणें जाती हैं तो वो परावर्तित होकर वापस हो जाती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी की सारी किरणें फोकस से निकल रही हैं। तो फोकस के बाद हम लोग समझेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अवतल दर्पण है, अगर इसमें कोई भी प्रकाश की समांतर किरण गिरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये उसके फोकस से होकर के जाएगी और ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, किसी भी दर्पण की ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो आपको समझ में आया। अब एक हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आइए समझते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब।
तो देखिए, जैसे अगर कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे कि मैंने समतल दर्पण में बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है, तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए से एक किरण समतल दर्पण पे लंबवत जाती है, टकराती है, तो वो उसी मार्ग पे वापस आ जाती है। दूसरे कुछ कोण बनाते हुए गई तो वो जिस कोण पे टकराती है उसी कोण पे उस माध्यम में वापस आ जाती है। तो क्या ये किरणें और ये किरणें कभी टकरा पाएंगी? तो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं जो कि लगातार फैलती हुई जा रही हैं, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों को अगर आप पीछे बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब भी ये रेखाएं वास्तविकता में नहीं काटेंगी और ये पीछे डॉट डॉट करके आप आभासी रूप में इनको बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये डैश पर काट रही हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को आप आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जब आप देखेंगे कि ये रेखाएं आपस में सच में एक दूसरे को काटेंगी तो बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ऐसे ही वास्तविक बिंब और आभासी बिंब होता है। वास्तविक बिंब वस्तु कब वास्तविक होगी और कब आभासी होगी। अगर हम लोग बात करें वास्तविक और आभासी बिंब की, कि कोई भी वस्तु कब आभासी होगी कब वास्तविक होगी, तो अगर जैसे समतल दर्पण से यहां हम लोगों ने वस्तु रखी थी और किरणें इसी से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, दो किरणें निकल रही थी इसी से, तो ये दोनों किरणें आई। आपतित किरण कौन सी हुई? एक तो ये आपतित किरण, फर्स्ट आपतित किरण, और ये सेकंड आपतित किरण। तो ये आपतित किरणें इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, दिख रही हैं कि इस बिंदु से प्रतीत हो रही हैं, निकल रही हैं। तो ऐसे बिंदु को हम लोग, ऐसे बिंब को वास्तविक बिंब कहते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए कि किरणें कहां से आ रही हैं, जैसे ये दर्पण है और यहां पर एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये टकरा रही है, तो अभी क्या आपको पता चल रहा है कि ये दोनों किरणें, ये पहली आपतित किरण और ये दूसरी आपतित किरण किस बिंदु से आ रही है? क्या आप कोई बिंदु बता सकते हैं कि ये इस बिंदु से निकल रही है? नहीं बता सकते हैं। तो इस टाइप से जब किरणें आपतित होंगी तो उन्हें आभासी बिंब कहेंगे, तो उसकी वस्तु आभासी होगी। आइए समझते हैं प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। तो सपोज ये एक उत्तल दर्पण है और हम लोगों ने कोई वस्तु रख दी है, एक ये वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब हमें बनाना है उस उत्तल दर्पण की सहायता से। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक किरण समांतर जाएगी जो कि टकरा कर इस माध्यम में पुनः वापस लौट आएगी, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। एक किरण यहां से चलेगी और दर्पण के ध्रुव पर टकराएगी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण होगा और ये किरणें वापस लौट जाएंगी। तो देखिए, ये पहली परावर्तित किरण हो गई, ये दूसरी परावर्तित किरण हो गई। क्या ये किरणें कभी आपस में काटेंगी? नहीं काटेंगी। ये किसी भी बिंदु पर आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर आप इनको पीछे की तरफ आभासी रूप में बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये देखिए परावर्तित किरणें हैं, है ना, तो ये किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है? इस बिंदु से। तो इसी बिंदु पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ए डैश और बी डैश। तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना। कैसे बना कि ये वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बना और ये जिससे आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब का गुण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा और कैसा बना है? आभासी। आपने देखा आभासी। क्यों आभासी? क्योंकि किरणें वास्तविकता में नहीं काट रही हैं, आपको प्रतीत हो रहा है कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी। और जब भी आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और कहां बना है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य। कहां बना है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य ये प्रतिबिंब बनकर तैयार हुआ है। तो उत्तल दर्पण से इस प्रकार हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। तो हम दूसरी स्थिति की बात करें
तो जब वस्तु अनंत पर है तो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि समांतर किरणें आएंगी जो कि फोकस से होती हुई निकल जाएंगी, तो ये दोनों किरणें फोकस पे काटेंगी। तो ऐसी स्थिति में फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब सेकंड कंडीशन में जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर है, अनंत पर भी नहीं है और एक निश्चित दूरी पर है, इस केस में क्या होगा कि वस्तु R के पीछे है और यहां से किरणें निकल रही हैं, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से निकलती हुई जाएगी, और दूसरी किरण जो कि दर्पण के ध्रुव पे गई और बराबर कोण बनाते हुए वापस आती है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र यानी C पर रख दिया, उसके सेंटर पे रख दिया, तो क्या हुआ कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, पहली आपतित किरण, और टकरा के फोकस से होती हुई निकल गई, और दूसरी किरण कहां पे टकराई, ध्रुव पे, और उतना ही कोण बनाते हुए वापस आई। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर कट कर रही हैं। तो इस स्थिति में वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। चौथी स्थिति की बात करें तो वस्तु को रख दिया और दर्पण के पास हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इस स्थिति में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से टकराती है और फोकस से निकलती है, जबकि दूसरी किरण ध्रुव से टकरा करके परावर्तित होती है और ये किरणें यहाँ पर कट कर रही हैं। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र के पीछे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को दर्पण के और नजदीक ले जाएंगे और हम लोग पहुंचाएंगे इसको फोकस पर। ये रहा अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये इसका फोकस है F, और ये इसका वक्रता केंद्र है। और हमने वस्तु को कहाँ रखा, वस्तु को रखा इसके फोकस पर। तो जब फोकस पर वस्तु रखोगे तो एक किरण समांतर जाएगी और वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होती हुई जाएगी, और दूसरी किरण टकराएगी ध्रुव पर और उतना जितना कोण बनाते हुए टकराएगी उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होगी। तो ये किरणें समांतर जा रही हैं और ये किरणें कहां पर टकराएंगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये किरणें अनंत पर टकराएंगी। तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, उल्टा, वास्तविक और बहुत बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ये पांचवी स्थिति है जिससे हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को दर्पण के और पास ले जाएंगे, ये फोकस F, वक्रता केंद्र F C, और हमने प्रतिबिंब को, वस्तु को रखा फोकस और दर्पण के मध्य में। तो फिर वैसे ही एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई जो कि फोकस से निकल जाएगी ये, और दूसरी किरण इसके ध्रुव पे टकराएगी दर्पण के और इस प्रकार से जाएगी। अब आपको क्या लग रहा है, ये किरणें कभी मिल पाएंगी? आई थिंक नहीं मिल पाएंगी। ये किरणें लगातार फैलती हुई जा रही हैं। इस स्थिति में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये किरणें यहाँ पर किसी पॉइंट पर कट करेंगी, कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो कि वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसके गुण क्या हो जाएंगे, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रतिबिंबों का बनना यहां पर देखा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंबों का बनना। एक बार एक को फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। ये अवतल दर्पण है, M और M' इसका द्वारक है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और एक वस्तु को सपोज हमने यहां पर रख दिया है वक्रता केंद्र के पीछे। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होती हुई पास होगी, दूसरी किरण
इसके ध्रुव से जाएगी और जितना कोण बनाते हुए जाएगी उतना ही कोण से परावर्तित होगी, तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब ए बी का बनेगा ए डैश और बी डैश। तो इस प्रकार हमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से, ये ध्रुव है, इसको पोल बोलते हैं, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी दूरियां होती हैं, जो भी दूरियां नापी जाती हैं, वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। किधर से नापी जाती हैं? दो दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। और जिधर प्रकाश की किरण जिस दिशा से चल रही होती है, देखो वस्तु इधर रखी है ना, तो वस्तु कहाँ रखी है? ए बी, तो प्रकाश की किरण इस दिशा में गति करेगी, तो इस दिशा को हम लोग धनात्मक मानते हैं। तो जिस दिशा में प्रकाश की किरण इससे आपतित होती है उस दिशा को धनात्मक मानते हैं, और जो भी दूरियां होती हैं वो हमेशा ध्रुव से मेजर करते हो, ध्रुव से नापते हो। तो देखो वस्तु की दूरी किधर हो गई? बाईं तरफ हो गई। तो P से लेके B तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। देखिए वस्तु कहाँ रखी है? B पर, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी हो गई U। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो आपको समझ में आया? हम लोगों ने क्या समझा कि सारी दूरियां आप ध्रुव से नापते हैं, और जिस दिशा में आपतित किरण चलती है उस दिशा को धनात्मक मानते हैं, और दूरियां हमेशा कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो देखिए वस्तु भी, अगर वस्तु की दूरी आप नापोगे तो आपको P से इस साइड चलना पड़ेगा, जबकि ये दिशा कैसी है? धनात्मक। तो जब आप इस दिशा में चलेंगे तो क्या होगा कि U की वैल्यू निगेटिव आएगी। U की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। अभी देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब किधर है? प्रतिबिंब भी बाईं ओर है, तो आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो V की वैल्यू भी निगेटिव होगी। लेकिन जो अभी आपने फोकस वाला प्रतिबिंब देखा था जो पीछे बना था, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब पीछे बना था तो आपको पीछे की ओर जाना पड़ेगा, यानी इसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में V की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पर फोकल, इसका जो फोकस है वो F है, और जब P से F की दूरी नापोगे तो कहाँ से नापोगे? ध्रुव से। तो जब आप इधर की तरफ गति करेंगे तो फिर आप उल्टी साइड में गति कर रहे हैं, तो इसकी F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और जो भी दूरियां x अक्ष के ऊपर होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और x अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगर आप इससे दर्पण का सूत्र बनाते हैं तो दर्पण के सूत्र में U, V तथा F में संबंध होता है 1/V + 1/U = 1/F। इसे हम लोग दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F। अब बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, कि किसी दर्पण ने प्रतिबिंब को कितना मैग्नीफाई किया, कितना आवर्धित किया। तो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, इसको प्रदर्शित करते हैं M से। M का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जूम करते हैं, जब आप फोटो खींचते हैं तो आप क्या करते हैं? जूम करते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स करते हैं, तो जो भी इमेज होती है वो अपनी डबल दिखाई देती है ना। तो M का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में जो अनुपात होता है उसको हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पर हम लोग एक बार फिर देखते हैं दूरियां कैसे नापते हैं आप। तो सारी दूरियां आप ध्रुव से नापते हैं, पहली चीज। दूसरी कि जिधर आपतित किरण चल रही है, आपतित किरण की जो दिशा होती है वो धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा धनात्मक हम लोग मानते हैं, और सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। तो जब आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है। और तीसरा कि x अक्ष के ऊपर हम लोग धनात्मक लेते हैं और x अक्ष के नीचे की दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं।